ना द फर्स्ट थिंग इज कि बिन है ना, इस चैप्टर को स्टार्ट करें उससे पहले हम लोगों को थोड़ा सा वो सारे टर्म्स, वर्ड्स जो हम लोगों ने क्लास 9th में 8th में ठीक से सिंसियरली नहीं पढ़े थे, वो सबको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। साथ में वो सारे वर्ड्स जो 10th क्लास के क्वेश्चंस में बार-बार इंट्रोड्यूस होंगे, वो उन सारे वर्ड से एक बार फ़ैमिलियर हो जाते हैं। ठीक है? चलो पहला वर्ड है अनग्रुप्ड डेटा और ग्रुप्ड डेटा। ठीक है? तुमको ज़्यादा लिखना नहीं है, ये प्रॉपर स्लाइड तुम्हारे पास होगा। नोट्स बना ब बाद में बना लेना। अब ये बैठ के ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? मैं तुमको समझा देता हूँ ध्यान से। देखो, अनग्रुप्ड डेटा और ग्रुप्ड डेटा का मतलब क्या होता है? अनग्रुप्ड डेटा मतलब हो गया कि हर डेटा को तुमने इंडिविजुअली लिखा है। ठीक है? जैसे मान लो कि मैंने तुमको क्लास का मॉनिटर बना दिया। क्लास का मॉनिटर बना दिया और मैंने बोला कि जितने बच्चे हैं सबके मार्क्स लिख करके बताओ। तो तुम्हारे क्लास में 40 बच्चे थे, है ना? अब 40 बच्चों के मार्क्स तुमने मुझे ऐसे लिख करके दे दिया। ठीक है? तो चलो एक पल के लिए बोलो सर आप ढूँढ लीजिएगा, है ना? अब मुझे ये पता करना है कि कितने बच्चे कौन से नंबर नंबर के बीच में आ रहे हैं, रेंज में आ रहे हैं, मुझे नहीं पता चलेगा। चलो ये तो बहुत छोटा डेटा हो गया। अगर मैं तुमको पूरे स्कूल का डेटा लिखने बोलूँ कि लो भाई 1000 लोग हैं स्कूल में और 1000 में का लोगों का डेटा लिख करके है ना आउट ऑफ 100 एक 4 मान लो 1000 लोग हैं, 40 बच्चों की जगह 1000 लोग हैं। तो तुमको ऐसा लग रहा है कि ये डेटा 1000 इस तरह से और लिख लोगे थाउजेंड्स डेटा, है ना? 1000 डेटा और लिखोगे, तो क्या तुमको लगता है कि ये थोड़ा-सा लॉजिकली ठीक लग रहा है? नहीं। तो ऐसे डेटा को कहते हैं अनग्रुप डेटा। ये एज़ इट इज़ एक रॉ फॉर्म में तुमने लिख दिया, है ना? रॉ फॉर्म में एज़ इट इज़ लिख दिया, इसको तुमने कुछ प्रोसेस नहीं किया। ठीक है? तो कहने का ये मतलब हुआ कि अनग्रुप डेटा मतलब तुमने एज़ इट इज़ सामने वाले से पूछा, मैंने क्लास का मॉनिटर तुमको बनाया था, तुमने सारे बच्चों से मार्क्स पूछे और वो सारे मार्क्स लिख कर के तुम हमको दे दिए। अब मैं मान लो हूँ प्रिंसिपल, तो मैं तो तुमको बहुत पीटूँगा, कि क्या लिख कर के हमको दिए हो तुम? मैं क्या अब इससे क्या एनालाइज़ करूँ, है ना? मैं पूरे स्कूल का 1000 बच्चा है, उसमें क्या एनालाइज़ करूँ? नहीं कर तो होता क्या है कि इसको सिस्टमैटिक ढंग में अरेंज करना होता है। तो ये जो डेटा तुमने इकट्ठा किया है, ये अनग्रुप डेटा था। फिर तुमने इस अनग्रुप डेटा को कुछ ग्रुपिंग कर दिया। बोला ओह! सर देखिए, तो हुआ क्या कि तुमने इस तरीके से ग्रुप बना लिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 ऐसे करके तुमने ग्रुप बना लिए। 0 से लेके 100 तक बनाया क्योंकि मार्क्स हमारा 0 से 100 तक ही है। ठीक है? ठीक है। उसके बाद 0 से लेकर के 100 तक में सॉरी, सॉरी 0 से लेके 100 तक में तुमने बोला कि भाई जिन-जिन लोगों को 0 से लेके 100 के बीच आया 0 से लेके 10 के बीच आया है, वो लोग हैंड रेज़ करो। तो उन लोगों ने हैंड रेज़ किया तो तुमने 1 लिख दिया यहाँ पे, यानी 1 बच्चों ने हैंड रेज़ किया तो तुमने लिख दिया। इससे पता चला कि 0 से लेकर के 10 के बीच कितने बच्चों के मार्क्स हैं? 1 बच्चे के, है ना? ठीक है? यहाँ पर एक वर्ड तुम देख रहे होगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कोई भी चीज़ कितनी बार आ रही है। नंबर ऑफ टाइम्स एन इवेंट या नंबर ऑफ टाइम्स अ डेटा इज़ अकरिंग, है ना? ठीक है? टाइम्स टाइम्स है ना? फ्रीक्वेंसी का मतलब समझ लो नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है? उसी तरह तुमने पूछा कि 40 से 50 कितने बच्चों को आया है? तो तुमने उस हैंड रेज़ किया, तुमने लिख दिया कि देखो 7 बच्चों को आया। या तुमने इसको भी अपने हिसाब से भी ट्रांसफर एक बार तुमने पता कर लिया, तो तुमने खुद से ऐसा टेम टेम तो जब तुम ये वाला मेरे पास लेके आओगे, तब मुझे अच्छा लगेगा, ओह! किन-किन बच्चों पे कितने बच्चों पर ध्यान देना है, कितने बच्चों पर ध्यान नहीं देना है कि नहीं? मान लो मैं चाहता हूँ कि जो 50 मार्क्स से नीचे बच्चे आए हैं, उनका एक्स्ट्रा क्लास लगाऊँ। तो ऐसे कितने बच्चे होंगे जिनका मैं एक्स्ट्रा क्लास लगाऊँ? तो इन सारे बच्चों का मुझे एक्स्ट्रा क्लास लगाना होगा, क्योंकि 50 से नीचे है ये लोग, तो मैं इनके लिए एक्स्ट्रा क्लास का बंदोबस्त करूँगा। तो मुझे पता चल गया, तो समझ में आया? तो ग्रुप्ड डेटा ज़्यादा सिस्टमैटिक होता है ना? बजाय अनग्रुप्ड डेटा का। तो तुमने क्लास 9th में खूब सारा अनग्रुप्ड डेटा पढ़ा था। क्लास 10th में सारी कहानी, ज़्यादातर कहानी क्लास 10th में जो होगी वो ग्रुप डेटा पर बेस होगी।
ओके, समझ में आ गया ना? अनग्रुप्ड, तो अनग्रुप डेटा में तुम इंडिविजुअल मार्क्स लिखते हो, है ना? इंडिविजुअल होता है, इंडिविजुअल है ना? ठीक है, तो इंडिविजुअल होगा। क्लियर है लॉजिक? और यहां पर तुमको ऐसे लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। तो अभी अभी मैंने तुमको बताया फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी? तो फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशंस अकर्स। कितनी बार कोई चीज आई है उसको हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी, है ना? ये सब डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, तुमको ये स्लाइड मिलेगा। देखो, अब मान लो कि तुम पार्टी वार्टी देना चाहते हो, तो तुमने बोला कि भाई कितने लोगों को डोसा खाना है, तो डोसा वाले लोग तुमको 80 मिले, पिज्जा वाले 60 मिले, बर्गर वाले 30 मिले, बिरयानी वाले 50 मिले और नूडल्स वाले 20 मिले। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज कितनी बार आई है वही फ्रीक्वेंसी है। यहां पे अगर हम बोले कि फ्रीक्वेंसी ऑफ डोसा कितना है, तो 80, फ्रीक्वेंसी ऑफ पिज्जा कितना है, तो 60, फ्रीक्वेंसी ऑफ बर्गर कितना है, 30, फ्रीक्वेंसी ऑफ बिरयानी कितना है, 50, है ना? फ्रीक्वेंसी ऑफ नूडल्स कितने हैं, 20। फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन अकर्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अगला आता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। याद करो, क्लास 8 7 8 से भी बनाना शुरू कर दिए थे, है ना? हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होता है एक्चुअली में? ये जो तुमने, है ना, अपना फूड फेवरेट फूड लिखा और इधर फ्रीक्वेंसी लिखा, इस तरह की जो टेबुलर अरेंजमेंट होता है डेटा का, उसी को हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या है? एक्चुअली एक टेबुलर अरेंजमेंट है डेटा का, तुमने प्रॉपर ढंग से लिख दिया। तो ये बस, तो जब भी बोले, कभी बोला कि क्वेश्चन में कि प्रिपेयर, अगर क्वेश्चन में बोला प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, टेबल, तो तुमको क्या करना है? यही बनाना है। क्लियर है? चलो, उसके बाद यस सर। हाँ, अब आता है नेक्स्ट, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये वर्ड बहुत यूज होगा और बिना इसको समझे तुम क्लास 10th का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर नहीं पाओगे जल्दी। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है ना? सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज of all the previous classes and that particular classes is called the cumulative frequency of the classes। तो ठीक है, ये डेफिनेशन लिखा है, इसका मतलब क्या है? मैं तुमको मतलब पूछता हूं, तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूं, ठीक है? निर्जरा आई है? नहीं आई है, ओके। चलो यशनील, तुम जवाब दे दो। यशनील, अगर 10 से लेके, देखो यहां पर मैंने क्लास में मार्क्स लिखा हुआ है ना, उसको बांट रखा है 10 से 20, 20 से 30 रेंज में बांट रखा है। अब मैं ये पूछ रहा हूं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो 10 से लेके 20 तक मार्क्स लाए हैं वो तो 12 है, लेकिन अगर कोई मुझसे पूछना चाहे कि 10 मार्क्स से लेकर के 30 मार्क्स कितने बच्चों को आए हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे? सर 12 + 10। 9 किधर है? सर 12 + 10, 10 to अच्छा हाँ, 20 and 12 20 प्लस to 10, हाँ, 30। दैट इज 22। कहने का मतलब है कि 22 ऐसे बच्चे हैं जो 0 से लेकर के, सॉरी 10 से लेकर के 30 तक आए हैं। तो अब तुमको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे तैयार करेंगे। देखो, 10 से लेके 20 तक कितने बच्चे हैं? 12, तो 12 लिख लेंगे। ओके, अब अगला 10 से लेकर के 30 तक कितने हैं? तो देखो, ये पूरे हो गए, कितने हो गए? तो इसमें ऐड कर दो, 22। तो 22, है ना? फिर अगला हमसे पूछा कि 10 से लेकर के 40 तक कितने हैं? 28। तो हो 28। गए 28। फिर 10 से लेकर के 50 तक 36। 36। 36। फिर 10 से लेकर के 47 47। 47। फिर 10 से लेकर के 51। 51। फिर 58। 58 58।
और फिर 74 74 74 और देन 82 82 है ना। चलो, तो हो गया हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तैयार। कैसे तैयार किए? पहले वाले को एज इट इज लिखते गए और फिर बाकी हर अगले वाले को प्रीवियस क्लासेस में ऐड करते गए, है ना। तो दूसरी वाली फ्रीक्वेंसी कैसे आई? 12 में जब तुमने ऐड किया तो 10 तब आया, 10 में जब तुम 22 में जब 6 ऐड किया तब आया, इसमें तुमने 8 ऐड किया तब आया। तो तुम ऐड कर करके कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ला रहे हो। तो अब तुम डेफिनेशन को वापस से पढ़ो। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? एडिंग अप ऑल द प्रीवियस क्लासेस एंड दैट पर्टिकुलर क्लासेस, है ना। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे फिर से देखो कि हमको तुमसे मैंने पूछा कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ 40 टू 50 वाले का कितना है, तो तुम इस क्लास का ऐड करोगे और साथ में ये जो तुम्हारे प्रीवियस क्लासेस है, प्रीवियस का मतलब पहले वाले, ये तुम्हारे प्रीवियस है और ये तुम्हारे करंट है जिसके बारे में पूछा है, ये दोनों को ऐड कर दोगे तो आ जाएगा ये 36, यस सर है ना। उसी तरह Yes, sir. अगर फिर मान लो कि तुमसे पूछा कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मान लो 70 टू 80, तो 70 टू 80 का 7 है, इसको तो ऐड करोगे और साथ में ये पूरे के पूरे प्रीवियस वाले को ऐड कर दोगे। तो दिस इज द प्रीवियस क्लास और पर्टिकुलर क्लास को ऐड करने का तरीका, और इससे तुम्हारा आ जाएगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। नाउ इफ समबडी आस्क यू एनी क्वेश्चन, तुम जवाब दे सकते हो। मैं बोलूंगा कि 10 से लेके 80 तक कितने बच्चे हैं? 74 58 ओह सर 58 58 ना, हाँ 58 58. है ना। तो कैसे बता पाए? तुम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देख करके, तुमको पता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हुआ क्या है कि इस क्लास को और साथ में ये प्रीवियस वाले को सारा को जोड़ने के बाद ही आया होगा, है कि नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे आता है। सर हाँ, चलो अब आगे आते हैं। हाँ बोलो बोलो। कुछ बोल रहे थे? सर अगर किसी ने 55 का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पूछा तो 55 का नहीं पूछेगा ना, क्योंकि तुमने क्लास इंटरवल ले रखा है इस रेंज में, डेटा के अकॉर्डिंग तुमसे पूछा जाएगा, उठपटांग चीजें नहीं। अब तुम सोचो इलॉजिकल बात भी तो बोलने के लिए बोल सकते हैं ना। मैं पूछूंगा कि बताओ कि 31 मार्क्स कितने बच्चों को आए, है ना। तो कैन यू आंसर? नहीं, नो क्योंकि तुमको ये पता है कि 30 से लेकर के 40 तक कितने बच्चे हैं, मार्क्स वाले कितने बच्चे हैं, टोटल 6, है ना। ये 6 बच्चे हैं, लेकिन इस 6 बच्चे में 31 मार्क्स किसको आया हमको थोड़ी पता। क्लियर है? तो ऐसा नहीं पूछेगा। क्लास इंटरवल जिस तरीके से होगा उसी अकॉर्डिंग सवाल भी किए जाएंगे, है ना। अब देखो तो, अब तुम ही पूछे, तुम क्या पूछे हमसे? 40 से पूछो, पूछो अपना सवाल दोबारा करो। 40 से 45 के पूछे, यही ना? ओके, मैं मान के चलता हूं उसने मुझसे सवाल पूछा था 40 से 45 तक। ओके, मुझे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे 40 से 50 के बारे में पता है। 40 से 50 के बारे में पता है, वो कितने बच्चे हैं? 8, है कि नहीं। अब ये 8 बच्चे हैं। अब ये जर हो सकता है कि ये सब है ना, सब ऐसे ऐसे बच्चे आए होंगे कि सबको 41 42, 8 के 8 बच्चे 40 और 45 के बीच में हो। एक चांसेस ये भी है कि सब बच्चों को कितना मार्क्स आया हो, 46 47 48, तो भी इसी रेंज। तुम मानते हो ना कि किसी को 46 आया होगा तभी हम इस ग्रुप में रहेगा, है कि नहीं। कोई 47 वाला भी इस ग्रुप में मिलेगा तुमको, 48 वाला भी, 49 वाला भी, और 50 वाला नहीं मिलेगा। मान लो 43 42 ये सब मिलेंगे। ये सब तो इसी बीच रहेंगे ना, 40 से 50 के बीच में रहेंगे। क्लियर है लॉजिक? तो अब 40 से 45 कितने लोग हैं, क्या तुम आंसर कर पाओगे? नहीं कर पाओगे,
है ना। तो ये हम लोगों का इलॉजिकल आंसर हो जाएगा कि कुछ भी हम बोलने का। हाँ, प्रोबेबिलिटी है कि 8 लोग, मैक्सिमम 8 होगा, ये गारंटी है, और मिनिमम 0 हो सकता है कि नहीं। तो यहां पर लॉजिकली ये हुआ कि जो भी क्लास इंटरवल दिया रहेगा उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। क्लियर है। तो डेटा 40 से 50 के बीच दिया है तो 40 टू 45 के बीच नहीं पूछेगा। चलो, अब आता है क्लास इंटरवल। ठीक है, ये जो तुमने देखा, तुमको मान लो कि पर्टिकुलर डेटा तुम क्लास के मॉनिटर्स हो, तुमने ये सारे डेटा को मार्क किया कि ये सब बच्चे के मार्क्स हैं, है ना। फिर मैंने बोला कि जाओ इसको अरेंज करके लाओ। तो तुमने क्या किया, अरेंज करने से पहले तुमको क्लास इंटरवल बनाना पड़ेगा। तो तुमने सोचा कि मैं ऐसा बनाती हूँ कि जो 10 से लेकर के 20 के बीच नंबर लाया है ना, उसको ऐसे लिखती हूँ, उसको मैं यहां लिख दूंगी। फिर 20 से लेके 30 वाले को यहां लिखूंगी, है ना। 30 से 40 वाले को ऐसे लिखूंगा या लिखूंगी। ठीक है, कम क्लियर है लॉजिक। तो ये जो तुम लिख रहे हो, ये एक्चुअली में तुम कर क्या रहे हो, सारे सारे डेटा को क्लास इंटरवल में बांट दिए हो, है ना। ये तुम्हारा क्लास इंटरवल ही है। तो इंटरवल में क्या होता है कि 10 और से 20 तक, इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल ऑफ 10 टू 20। इसमें ये जो 10 होता है, इसको कहते हैं लोअर क्लास लिमिट। लोअर क्लास लिमिट, ये लोअर लिमिट ऑफ द क्लास जो भी बोलना है। और 20 क्या होता है, अपर क्लास लिमिट। अपर क्लास लिमिट यानी कि इस क्लास में 10 मार्क्स से नीचे वाले बच्चे नहीं आएंगे और 20 से ऊपर वाले बच्चे नहीं आएंगे। क्लियर है लॉजिक। और इस क्लास का रेंज तुमने क्या रखा है, तो रेंज भी एक वर्ड होता है जो अभी आएगा। तो रेंज तुमने क्या लिया है, तुम ध्यान से देखोगे तो सारे क्लास में तुमने रेंज कितने कितने का लिया है। तुमने ऐसा 10. नहीं किया 10 से 20 और फिर अगला 20 से 25 और फिर तुम 25 से 35 फिर 35 से 50, ऐसे तुमने नहीं किया। तुमने ये किया है। बता सकते हो तुमने ये ऐसा क्यों किया और ये क्यों नहीं किया। So because we are taking the gap of 10 in each class हाँ, intervals. ये जो गैप ऑफ 10 ले रहे हो ना, एक्चुअली में तुम रेंज ले रहे हो कि भाई मैं 10-10 का रेंज लेके चलूंगा। तो रेंज कैसे आता है, हमेशा अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करेंगे तो रेंज आएगा। तो यहां पर तुमने 20 माइनस 10 करोगे तो 10 का रेंज आया है। अब यही रेंज तुमने सब जगह पे देखा होगा। तो तुमको जो क्वेश्चंस आएंगे वो जनरली सेम रेंज के होंगे। देखो तो सबका रेंज बराबर है। फिर ये कॉन्टिन्यूस डाटा में Yes, sir. क्लास रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। Yes, sir. It's recording. हाँ, क्लास रिकॉर्ड हो रहा है। ओके, ठीक है। तो कहने का मतलब समझ में आ गया। क्लास इंटरवल क्या होता है, लोअर क्लास लिमिट होता है, अपर क्लास लिमिट क्या होता है, और रेंज क्या होता है। ठीक है, चलो अब आता है क्लास लिमिट्स। तो मैंने क्लास लिमिट्स तुमको अभी ही बता दिए कि क्लास लिमिट्स क्या होता है ना। तो ये वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, फिर से एक बार बता देता हूं। 30 से 40 में इसको बोलेंगे लोअर क्लास लिमिट और इसको बोलेंगे अपर क्लास लिमिट। ठीक है, बाकी डेफिनेशन वगैरह वगैरह लिखा हुआ है, वो तुम देख लेना। अब आता है क्लास साइज। क्लास साइज क्या होता है, क्लास साइज इज जस्ट लाइक क्लास रेंज ओनली। ठीक Range. है, तो रेंज क्या है और क्लास साइज क्या है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बराबर है। मैं थोड़ा सा रेंज को लेकर के और क्लैरिटी बना देता हूं। क्लास साइज पहले देख लो। क्लास साइज जो होता है वो भी अपर लिमिट और लोअर लिमिट का माइनस करना, यानी तुमने कितने का क्लास साइज रखा है। क्लास साइज है 10 से 20, 20 से 30, तो तुमने सब में कितने कितने का गैप रखा है। ये जो गैप है ना, वही 10, हमारा 10. क्लास साइज है। तो तुम देख सकते हो, किसी को भी उठा लो, है ना। 60 में से अगर लोअर लिमिट 40 50 यानी 50 60 को देखोगे, 50 60 को, तो इसमें अपर लिमिट 60 है और लोअर लिमिट, यानी तुम्हारा क्लास साइज क्या हो गया, 10 का, है कि नहीं। याद रखना, तुमको एग्जाम में थ्योरी तो आएगा नहीं लिखने के लिए क्लास साइज क्या होता है क्या, बस तुमको समझना है ना। मैथ में कोई थ्योरी तो आता नहीं है ना, व्हाट इज दिस। चलो अब आता है नेक्स्ट, ये लिख लो तो जल्दी से तुम लोग, क्लास मार्क। ठीक है, क्लास मार्क क्या होता है।
क्लास मार्क का डेफिनेशन लिख लो सब लोग। क्लास मार्क होता है लोअर लिमिट ऑफ द क्लास प्लस अपर लिमिट ऑफ द क्लास प्लस 2। ठीक है, अब तुमको आम भाषा में मैं समझा देता हूं क्लास मार्क क्या होता है। देखो, मान लो तुमने 20 से 30 तक लिखा, इसका मतलब तुम कहना चाह रहे हो कि तुम 20 से तक से स्टार्ट करोगे और 30 पे खत्म करोगे, ये तुम्हारा कहना है, जो बहुत सही भी कहना है। तो मतलब 20 तुम्हारा लोअर लिमिट है और 30 तुम्हारा अपर लिमिट है। ठीक है, अब मैं पूछूं कि इसके बीच में कौन आता होगा एग्जैक्ट, तो अगर बीच में कौन आएगा तो तुम बोलोगे सर 25 आएगा। ये 25 ही हमारा क्लास मार्क है। तो क्लास मार्क मतलब उस क्लास इंटरवल का मिडिल मोस्ट टर्म है, मतलब जो एकदम बीच में आ रहा है वही हमारा क्लास मार्क है। अब इसका निकालने का तरीका क्या था कि जो भी आपका लोअर लिमिट या अपर लिमिट है ना, उसको ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो, तुमको देखो 25 ही आ रहा होगा, आ रहा है ना। Yes, sir. तो क्लास मार्क एक्चुअली में मिडिल स्पॉट है किसका, लोअर लिमिट और अपर लिमिट में पर्टिकुलर क्लास इंटरवल का। तो हर क्लास इंटरवल का क्लास मार्क अलग होगा। तो चलो हर क्लास इंटरवल का क्लास मार्क निकाला जाए। फॉर्मूला तो पता चल गया है ना, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। कितना हो गया ये, 10 से 20 को 50, ऐड करो, 30/2 15, 15। 15. हाँ, अच्छा, क्लास मार्क को हम 25, लोग रिप्रेजेंट करेंगे एक्स और स्मॉल आई से, ऐसे करके क्लास मार्क को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, क्लास के बाद तुम लोग जरूर इस क्लास क्या बोल रहा हूँ, क्लास के बाद तुम लोग इसका नोट्स अच्छे से बना लेना। जो भी मैं लिख रहा हूँ एज इट इज मैं तुमको क्लास के बाद दे दूंगा, तुम लोग एक प्रॉपर नोट्स अपना बना लेना। ठीक है, अब इसका क्या होगा, 25, 25. हाँ देखो तो 35, 35. 45. 55. 65. 75. 85. 95. हाँ, तो ये सब क्लास मार्क है ना। 60 से 70 के बीच एकदम बीच में कौन आएगा, तो 65। तो जब भी तुमको क्लास मार्क निकालने बोलेंगे क्या करना, उस क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड कर देना और 2 से डिवाइड कर देना। ठीक है, चलो अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म कि कैसे तुम इस डेटा को, दोनों टेबल को ऑब्जर्व करो और देखो। 1 मिनट का टाइम लो, दोनों डेटा को ऑब्जर्व करो और मैं हिंट दे देता हूं, तुम बेसिकली क्लास इंटरवल को ऑब्जर्व करो। so first हाँ, one has group data in where range is equal 10 10 10, but in the second one the range differs. Sir, first one is continuous data and the second one is discontinuous data. हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। चलो तुम लोग ऑब्जर्व भी ना बुकिश लैंग्वेज में ही करते हो, है ना, आम भाषा में नहीं बताते हो। चलो कोई बात नहीं, वेरी गुड आंसर। ओके रतिकांत, आई हैव गॉट Yes, sir. 30 मार्क्स। ठीक है, मुझे 30 मार्क्स मिले हैं, तो मैं किस ग्रुप में आ जाऊं, किस क्लास इंटरवल में आऊंगा। Sir, 30 से no sir, 30 से 40. क्यों, ये भी तो है 20 से 30, यहां भी तो आ रहा है, इसमें डाल दो। तो दोनों में आएंगे सर। देखो इसमें नहीं आना है, देखो 2 जगह 30 दिख रहा है, मुझे 30 आया, मैं किसमें No, आऊं। sir. In the second one, we always सर count आप the 30 to last 40 में letter in the आएंगे। seconds हाँ, first. वेरी गुड। तो ध्यान से सुनो कि जब मुझे 30 मार्क्स आया, रखा गया, मुझे इस ग्रुप में डाल दिया गया। तुम बोलोगे अच्छा ऐसा क्यों किया गया, है ना, ये तो नाइंसाफी है। तो नाइंसाफी नहीं है। अब मैं तुमको जो बोला उस चीज को फिर से देखते हैं।
यहां पर डेटा है 20 से लेके 30 तक, फिर अगला डेटा 30 से 40 तक है, फिर अगला 40 से 50 तक है, फिर अगला डेटा 50 से 60 तक है, और फिर 60 से लेके 70 तक है, और फिर 70 से 80 तक है। तुम देखोगे कहीं पर ब्रेक नहीं हुआ है, कहीं पर ब्रेक नहीं लगा है ना। तो डेटा इस तरह के डेटा को हम लोग कहते हैं एक्सक्लूसिव फॉर्म ऑफ डेटा, या इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ डेटा, फॉर्म ऑफ डेटा, ठीक है, कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ डेटा। और अगर तुम उसी तरीके से नीचे वाले को ऑब्जर्व करोगे तो 11 से लेकर के 30 तक है, और फिर अगला 20 से 11 से 20 तक है, फिर अगला 20 से स्टार्ट होना चाहिए था, लेकिन 20 से स्टार्ट नहीं हुआ, 21 से स्टार्ट हुआ, फिर अगला 31 से 40 हुआ, फिर 41 से 50 हुआ। यानी तुम देख रहे हो। अब अगर मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं कि यहां पर 30 मार्क्स वाले कहां आएंगे, अगर मुझे 30 मार्क्स आया सेकंड तो वन मैं कहां, 21 to 30। हाँ, तो यहां पर आ जाऊंगा, है ना। इसके पीछे का रीजन क्या हुआ, इसके पीछे का रीजन हुआ कि जो अगला वाला स्टार्ट था वो 31 से स्टार्ट था, और यहाँ 21 से 30 तक है। तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा, उससे पहले मैं तुमको थोड़ा सा और बता देता हूं। इस तरह के डेटा को हम लोग कहते हैं इंक्लूसिव फॉर्म ऑफ डेटा, या नॉन कंटिन्यूअस डेटा बोल सकते हैं, नॉन कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ डाटा। हाँ। अब सवाल उठता है कि हमको कैसे समझ में आएगा और इन दोनों का मतलब क्या है। ध्यान से अगला हम लोग देखते हैं। जब भी एक्सक्लूसिव फॉर्म ऑफ डेटा आएगा तो जो भी तुम्हारा क्लास इंटरवल लिखा होगा, ठीक है ना, तो मैं अगला वाला लिखता हूं, यहां ऑब्जर्व कर लिए हो ना। ओके, तो एक्सक्लूसिव फॉर्म ऑफ डेटा में तुमको क्या करना है, ध्यान से सुनना। एक्सक्लूसिव फॉर्म मतलब वो ऐड हो, जो क्लास इंटरवल है वो कंटिन्यूअस रहेगा, है ना, कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ डेटा। तो जब भी इस तरह का डेटा तुमको दिखेगा तो इस बात का तुमको ध्यान रखना है कि इसमें लोअर लिमिट को काउंट करोगे, मतलब इसको तुम कंसीडर करोगे, लेकिन इसको तुम कंसीडर नहीं करोगे। इसको कंसीडर कहां करोगे, इसको कंसीडर करोगे अगले वाले क्लास में। तो याद रखने वाली फॉर्म बात यह हो गई कि इन एक्सक्लूसिव फॉर्म ऑफ डेटा अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल इज एक्सक्लूडेड, मतलब जो भी तुमको अपर लिमिट दिख रहा है उसको क्या करोगे, इंक्लूड नहीं करोगे उस पर्टिकुलर क्लास इंटरवल के लिए, तो उसको नेक्स्ट के लिए छोड़ दोगे। जाहिर सी बात है, समझ में आ गया ना। क्लास इंटरवल में एक्सक्लूसिव फॉर्म ऑफ डेटा में लोअर लिमिट को काउंट करेंगे, अपर लिमिट को काउंट नहीं करेंगे, है ना। अब ध्यान से सुनो, अगर मुझे 30 मार्क्स आया है तो 30 मार्क्स आया है तो मुझे इस वाले ग्रुप में नहीं लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका लोअर लिमिट 20 है, मैक्सिमम अपर लिमिट 30 है, और अपर लिमिट को कंसीडर करते ही नहीं है किसमें, एक्सक्लूसिव फॉर्म ऑफ डेटा। जब डेटा कंटिन्यूअस हो तो ऐसे केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे दूसरे ग्रुप की तरफ देखना पड़ेगा। 30-40 वाला मुझे जगह देगा कि आ जाओ इसमें आ जाओ, तो मैं इसमें एक जगह मतलब आ जाएगा, वन ऐड करने का मतलब कि मुझे जगह मिल जाएगी, है ना। उसी तरीके से अगर किसी को 50 मार्क्स आया है तो 50 मार्क्स वाले को किस ग्रुप में जगह दोगे तुम, किस क्लास इंटरवल में रखोगे, 50 to 60। 50 to 60 में, बिल्कुल। और 70 to 80 वाले को कहां रखोगे, अरे 70 to 80 बोल रहा है, सॉरी। 70 वाले को कहां रखोगे, 70 मार्क्स वाले को, 70 to 70 to 80. हाँ 70 to 80 में रखेंगे। देखो ये भूलना नहीं है, अगर तुम ये भूल गए तो फिर दिक्कत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम इससे बहुत सारा जगह हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो एक्सक्लूसिव फॉर्म ऑफ डेटा मतलब कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ डेटा, क्लियर है। और ये जनरली तुम जहां मार्क्स के लिए, हाइट के लिए, वेट के लिए इस तरह के क्वेश्चन आएंगे वहां पर यूज होता है। हम रटना सिखाते नहीं है, इसलिए तुमको क्वेश्चन के टाइम तुमको बताएंगे कि चीजें कैसे करेंगे। ओके, नेक्स्ट है इंक्लूसिव फॉर्म ऑफ डेटा। तो इंक्लूसिव फॉर्म ऑफ डेटा में याद रखना
यहां पर दोनों को कंसीडर करेंगे, ठीक है। दैट मीन्स बोथ लोअर लिमिट एंड द अपर लिमिट ऑफ द क्लास विल बी कंसीडर्ड। क्लियर है ये लॉजिक? मतलब इस केस में हमको दोनों को कंसीडर करना पड़ेगा, लोअर लिमिट को भी और अपर लिमिट को भी। अपर लिमिट। तो हाँ, अगर किसी को 20 मार्क्स आया है तब भी तुमको इसमें रखना पड़ेगा, है कि नहीं? और किसी को 11 आया है तो भी तुमको इसी में रखना पड़ेगा। और अगर किसी को 20 से ज्यादा आया है, मान लो 21 आया है, तो फिर तुमको इसमें रखना पड़ेगा, है ना? यस क्लियर है लॉजिक? है यस ना? इस तरह के डेटा को कहते हैं डिस्क्रीट डेटा। डिस्क्रीट डेटा का मतलब होता है डिसकंटिन्यूड डेटा, है ना? डिसकंटिन्यूड डेटा या नॉन कंटिन्यूअस डेटा, अपना हिसाब से कंटिन्यूड डेटा। समझे? ये तुमको मिल जाएगा स्लाइड, इसलिए टेंशन मत लो। अच्छा, अब मैं तुमसे सवाल पूछूंगा कि मुझे ना 20 आया है ना 21, मुझे आया है 20.5, कहां रखोगे? 21 to 30. कहां रख दोगे मुझे? 21 to 30 वाले में। कैसे रख दोगे? वो जहां 21 पे अलाउ है तो वहां पे 20.5 पे वाले को कैसे रख दोगे? सर 11 अरे to उस ग्रुप 20 के लिए 21 मार्क्स मिनिमम चाहिए। हाँ बोलो। सर वी हैव टू ऐड 0.5 अरे अरे वो बात की बात है यस्नील, अभी हम नहीं कर पाएंगे ना, यस सर है ना? क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन गलत नहीं है, अभी हम कर नहीं पाएंगे, ये Possible नहीं है। पॉसिबिलिटी नहीं है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि 20.5 मार्क्स कहीं पे दिख नहीं रहा है कि कहां कौन से ग्रुप में आएगा। कोई भगा देगा हमको, कोई बोलेगा कि 30.5 आया मान लो, तो हम इसमें नहीं जा सकते क्योंकि इसमें मिनिमम एंट्री है 31 पे, कोई हमको लेगा नहीं। और यहाँ पे मैक्सिमम 30 वाले तक को ही लेता है, तो मैं तो बीच में फंस गया ना, है ना? तो ऐसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें, है ना, तो ऐसे प्रॉब्लम तो आएंगे ही आएंगे। तो इसका सॉल्यूशन है कि जब भी इंक्लूसिव फॉर्म ऑफ डेटा होगा तो तुम क्या करोगे? उसको एक्सक्लूसिव फॉर्म ऑफ डेटा में कन्वर्ट करोगे, है कि नहीं? तो हमेशा याद रखना कि जब भी तुमको इंक्लूसिव फॉर्म ऑफ डेटा आएगा तो उस डेटा को तुमको एक्सक्लूसिव फॉर्म ऑफ डेटा में कन्वर्ट करना है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी क्वेश्चन पूछ दिया कि 20.5 को कहां रखोगे, तुम नहीं रख पाए ना। लेकिन इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल सकता है, और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकल सकता है? वो जब हम इंक्लूसिव फॉर्म ऑफ डेटा को एक्सक्लूसिव फॉर्म ऑफ डेटा से डेटा में कन्वर्ट कर देंगे। पहली बात समझ में आया? तो इंक्लूसिव फॉर्म ऑफ डेटा एक्सक्लूसिव फॉर्म ऑफ डेटा में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है? कि तुम कोई डिसकंटिन्यूड डेटा को या नॉन कंटिन्यूअस डेटा को क्या कर रहे हो? कंटिन्यूअस बना रहे हो। हाँ, कॉन्टिन्यूअस बना रहे हो, ताकि जो प्रॉब्लम था वो हमारा सॉल्व हो जाए। ठीक है, ठीक है। तो इधर ना 0.5 लोअर लिमिट में प्लस तो वो होगा तो और ऊपर आ गई। ओके, Sir, you are क्लियर है not सबको अच्छे से? Yes, sir. यस है ना? कोई डाउट नहीं हो रहा होगा, ठीक है, उम्मीद है। चलो, तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोगों को डिसकंटिन्यूड डेटा से कंटिन्यूड डेटा बनाना है। तो देखो, ये वाला इंक्लूसिव फॉर्म ऑफ डेटा है ना, इंक्लूसिव फॉर्म ऑफ डेटा तुमको दिख रहा है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, एक वर्ड होता है एडजस्टमेंट फैक्टर, और ये एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे निकलता है, उस एडजस्टमेंट फैक्टर का पहले हम देख लेते हैं कि एडजस्टमेंट फैक्टर होता क्या है और उसको कैसे हम लोग निकालते हैं। तो पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो, एडजस्टमेंट फैक्टर देख लो सबसे पहले, ये क्या लिखा हुआ है? एडजस्टमेंट फैक्टर। तो एडजस्टमेंट फैक्टर का सब लोग वो फॉर्मूला लिख लो। एडजस्टमेंट फैक्टर इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ वन क्लास माइनस अपर लिमिट ऑफ प्रीवियस क्लास डिवाइडेड बाय 2। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बिना हम कुछ कर नहीं पाएंगे।
ठीक है, चलो अब मैं चाहता हूं कि तुम किसी भी डेटा को पकड़ लो, ये वाला डेटा को पकड़ लो, बताओ तो इसका लोअर लिमिट कितना है? 21. 21. ठीक है, फिर माइनस अपर लिमिट ऑफ प्रीवियस क्लास, इसका प्रीवियस क्लास, इसका क्या है 20 है ना, और डिवाइड कर लो कितने से, तो कितना आ गया 1/2, दैट इज 0.5। क्लियर है? हम सिर्फ कहीं भी निकालेंगे हमारा फैक्टर से, इसका नाम ही एडजस्टमेंट, तुम कहीं और निकालो, मान लो इसका निकालते हैं, सबका अलग अलग नहीं निकलेगा, पूरा टेबल का एक ही निकलेगा। देखो हर बार 0.5 आएगा। इसका लोअर लिमिट क्या है 51, इसका प्रीवियस क्लास क्या है 40 to 50, इसका अपर लिमिट कितना है, इसका अपर लिमिट कितना है प्रीवियस क्लास का अपर लिमिट, लो 50. लिमिट प्रीवियस क्लास का अपर लिमिट 50, और इसको 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1/2, अगेन 0.5। समझ गए? निकालना सीखे, क्या सीखे कि किसी भी क्लास को पकड़ो, उसका लोअर लिमिट लिखो, उसके पीछे वाले क्लास का अपर लिमिट लिखो, और फिर डिवाइड कर दो 2 से माइनस करके। क्लियर है एडजस्टमेंट फैक्टर? यस सर। हाँ, एक बार एडजस्टमेंट फैक्टर निकल गया तो एक बार जल्दी से इसका एडजस्टमेंट फैक्टर निकालो तो। अच्छे से पढ़ो, मैं गारंटी तुमको दे रहा हूं कि तुमको इससे सिस्टमैटिक ढंग में कोई भी तुमको नहीं पढ़ाएगा। बहुत मेहनत लगा के मैंने एक चीज बताया है, पढ़ाना अलग चीज है, बहुत नॉलेजेबल लोग हैं धरती पर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वो सब कुछ है, लेकिन इतना सिस्टमैटिक ढंग में एक एक चीज को कोई तुमको नहीं बताने वाला है। ठीक है, तो इसलिए मेक श्योर करो कि तुम एक एक चीज को ध्यान से समझते जा रहे हो, वरना मतलब नहीं कि देखो यहाँ से 0.5 ऐसे करना ऐसे करना। ठीक है ना, चलो अब हम लोगों ने देख लिया इसका एडजस्टमेंट फैक्टर कितना आ रहा है, थोड़ा बताओ हमको कैलकुलेट करके, किसी को ही पकड़ लो। So 0. हाँ, इसका अपर लिमिट 21, इसका लोअर लिमिट, 0.5. और इसका अपर लिमिट 20/2 0.5 आ रहा है, राइट? तो दिस इज आवर एडजस्टमेंट फैक्टर। Yes, sir. हाँ, अब हम करना क्या है, इसी इंक्लूसिव फॉर्म ऑफ डेटा जो हमारा डिसकंटिन्यूड डेटा था उसको कंटिन्यूड डेटा में कन्वर्ट कर रहे हैं। कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना, जो भी लोअर लिमिट होगा, ठीक है, उसमें हम सबट्रैक्ट, इस लाइन को अच्छे से पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, पूरे लाइन को अच्छे से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। टू कन्वर्ट इंक्लूसिव फॉर्म इनटू एक्सक्लूसिव फॉर्म, वी सबट्रैक्ट adjustment factor which we have got 0.5 from each lower limit and add adjustment factor, fraction लिख दिया, factor लिखना था यहाँ पे, to each upper limit to get true limits। okay, अब ध्यान से देखो, पहले एक को बता देते हैं फिर बाकी तुम कर लेना। चलो, इसमें जो भी, इसमें ये लोअर लिमिट है, ये तुम्हारा लोअर है, और ये तुम्हारा अपर है। ठीक है, तो लोअर लिमिट में माइनस करना है और अपर लिमिट में ऐड करना है। जब 11 में माइनस किए तो 10.5 and 20.5. 5, और फिर 20 में ऐड किया क्लास में, और हम नीचे एज इट इज, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एज इट इज। फिर अगला वाले के लिए इसको देखो, 21 में घटाओ 20.5 to 39.5. और ये एज इट इज लिख देंगे। फिर देखना से 40 तक, 30.5 and 40.5. 30.5 to 40.5. हाँ, फिर 45, ये हो गया 43, फिर 40.5 to 50.5. 40.5, 50.5. 50.5 दैट इज 52। बाकी जल्दी जल्दी कर लेते हैं। 50.5, 60.5, 60.5, 70.5, 70.5, 70.5, 80.5, 80.5. and 8.5.
ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। अरे हाँ, अब मैं चाहता हूं तुम दोनों, हाँ, अब अगर तुम इस टेबल को ऑब्जर्व करो तो अब तुमको ये डेटा कंटिन्यूअस डेटा लग रहा होगा ना? Yes, sir. है Yes, ना? sir. तो अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि 30.5 वाले को कहां रखोगे, अब रख दोगे, कहां रखोगे? ये वाले जगह। 30.5 to 40.5. तो हमारा जो प्रॉब्लम था, जो अराइज हो गया था डिसकंटिन्यू डेटा की वजह से, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, है ना? तो जब भी क्वेश्चन इंक्लूसिव डेटा का आएगा तो तुमको पहला काम दिमाग में क्या आना चाहिए, इसको किस में बदल दें? एक्सक्लूसिव फॉर्म में। Exclusive. हाँ, ये सारी कहानी लिखा हुआ है और ये बात मैंने प्रॉपर लिख दिया है। रिमेंबर, फर्स्ट कन्वर्ट द डेटा फ्रॉम इंक्लूसिव टू एक्सक्लूसिव फॉर्म बिफोर सॉल्विंग। इफ इट इज ऑलरेडी इन एक्सक्लूसिव फॉर्म यू डोंट नीड टू चेंज एनीथिंग, है ना? तो अगर एक्सक्लूसिव फॉर्म में है तो तुमको कुछ नहीं करना है, और अगर इंक्लूसिव फॉर्म में है तो तुमको किस में बदलना है? एक्सक्लूसिव फॉर्म। याद हो गया ना? बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलो अब नेक्स्ट है, हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा बेसिकली अब यहां से। देखो, सेंट्रल टेंडेंसी वो वैल्यूज होते हैं जो एकदम सेंटर में होते हैं या मिडिल में होते हैं किसी डेटा का, और उसको मेजर करने का 3 तरीका होता है। एक होता है मीन, एक होता है मीडियन, और तीसरा होता है मोड। तो मीन, मीडियन और मोड हम इसी को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? अब ये क्या होता है ना, और इसका मतलब क्या होता है, इस पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, सबका अलग अलग फॉर्मूला है। तो जब भी याद रखना, मीन का फॉर्मूला आएगा, फिर मीडियन का फॉर्मूला आएगा और मोड का फॉर्मूला आएगा। ये तीनों का अलग अलग फॉर्मूला आएगा, और ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अगर तुम फॉर्मूला भूल गए तो अपना जो भी मार्क्स होगा ना स्कूल में, स्कूल बोल रहा है कि बोर्ड एग्जाम में, उसमें 4 नंबर भूल जाना। 3 से 4 नंबर के डायरेक्ट क्वेश्चन सिर्फ फॉर्मूला पे अप्लाई करने पे आ जाता है। तो फॉर्मूला पे तुम थोड़ा भी गलती नहीं कर सकते हो, ठीक है? तो मैं तुमको बताऊंगा आगे जाके। चलो, तो फिलहाल के लिए सब लोग हेडिंग डालो मीन, ठीक है? मैं तुमको कंपेयर करके पढ़ाऊंगा कि तुम क्लास 9th में क्या पढ़े थे और क्लास 10th में क्या पढ़ना है, ओके? ताकि तुमको मजा आए, सिर्फ सिलेबस पे नहीं, 9th भी तुम्हारा पता चले, 10th, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग को पूरा रिलेशन पता हो अच्छे से, ठीक है? चलो, तो तुमको भी पता है मीन मतलब एवरेज होता है ना? देखो, मीन या अर्थमेटिक मीन या एवरेज, ऑल आर सेम, ठीक है? इसका हमेशा एक ही फॉर्मूला होता है। क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तुम क्लास 10th में हो, इसलिए मुझे इस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं। अगर किसी को एवरेज निकालने नहीं आ रहा तो गलत बात है ना? एवरेज मतलब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन। लिख लिए एवरेज। अभी तुमको मैं फंसा दूं, तुम लोग को एवरेज आ गया, हाँ या ना बोलो? Yes, sir. Sir. ओके, हाँ, चलो, तो एक सवाल है मेरा, है ना? मैं पटना से दिल्ली जा रहा हूं, पटना से दिल्ली जा रहा हूं, ठीक है? और ठीक है, मैंने यहां से यहां तक चलाया मान लो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, है ना? तो लगभग लगभग मैं 2 घंटे चलाया। फिर मैंने अगले 4 घंटे थोड़ा स्पीड कम किया, 80 किलोमीटर पर आवर, और फिर मान लो 12 घंटे पहुंच गया। अगले 6 घंटे में मैं पहुंच गया, मान लो 50 किलोमीटर पर। मैं डेटा आसान रखना चाह रहा हूँ, ठीक है? और मैं पहुंच गया, एग्जाम्पल, ठीक है? नाउ इफ आई आस्क यू व्हाट इज द एवरेज स्पीड, किसी को डिवाइड करने में दिक्कत हो रहा होगा तो बताना, मैं नंबर डेटा बदल दूंगा।
दिक्कत हो रहा है, बदल दो। रुको 60 कर, इसको 60 कर देते हैं, है ना? इसको 60 कर दे रहा है। हो सकता है कोई दिक्कत फील कर रहा हो बेचारा को, है ना? चलो, है ना? अब ठीक है, अब हो जाएगा, देखो तो। हाँ, what is my average speed? I want to know my average speed. Can you tell me? सर 80 किलोमीटर पर आवर। कितना? सर 80 किलोमीटर पर आवर। ओके, कैसे निकाला? सारे ऐड किया, उसके बाद 3 डिवाइड कर दिया, हो गया। ओ, और कोई? अरे तुम लोग क्लास 10th में हो, ये बात मैं क्लास 8 वाले को समझाता हूं। देखो यही होता है, मैथ हम लोग सिर्फ रट के सीखते हैं। जब 80 सर। स्पीड की बात होती है ना, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जानते हो क्या होता है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना हुआ? चलो, 1 घंटे में 100 किलोमीटर जा रहा हूं, तो ये वाले पार्ट में मैंने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया 2 घंटे में? 200 किलोमीटर। 200। टोटल 880 किलोमीटर। हाँ, और ये वाला कितना कवर कर लिया? 320। 320। और ये वाला कितना कवर कर लिया? 360। 360। अब टोटल टाइम कितना लगा? 2 घंटे, 4 घंटे और 6 घंटे। तो देखते हैं 73.3 500 880 डिवाइडेड बाय 12, यही आ रहा ना? हाँ, यस सर। Yes, sir. 73.3 किलोमीटर। यस। किसी ने मुझे बोला है 73.3, इसलिए मैंने लिखा है, देख लेना, गलत। Yes, sir. मेरा भी सर यही यही आ रहा है, है। यही। तो तुमने देखा कि सिर्फ रटने से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, है? तो ऐसे नहीं करना। ये बात ऑब्जर्वेशन को लेकर के हो रही थी, तो ऑब्जर्वेशन है, ठीक है? तो ये याद रखना, क्यों? क्योंकि जब आगे जाके फिजिक्स लोगे, साइंस लोगे, अब साइंस में तो स्कूल में भी ये बताया गया होगा। फिजिक्स टीचर कौन है तुम लोग के भाई? ये बताया होगा एवरेज स्पीड क्या होता है। न्यूटन तो पढ़ लिए होगे ना तुम लोगों ने? Yes, sir. बताया है। Yes, sir. हाँ, तो फिर अभी तो जवाब नहीं आया, किसी ने 80 किलोमीटर भी बोल दिया। अब मुझे पता था कि हम लोग यही गलती करते हैं। तो याद रखना, जब भी एवरेज स्पीड का क्वेश्चन होगा तो फोकस करना। जब मैं कैट के बच्चों को पढ़ाता था तो उसको मैं यही बताता था, देखो टोटल पे फोकस करो। तो बोलता सर आप बहुत टोटल कर रहे हैं, क्योंकि मैंने फोकस रखना है। टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ये टोटल वर्ड याद रहता है ना, तो ओहो, यानी डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड, क्योंकि स्पीड क्या होता है? व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, और एवरेज लग गया तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, फिर खत्म, है ना? तो डायरेक्ट आंसर नहीं करना है, ओके? जैसे हाँ, इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। ये बोला कि अब ये अनग्रुप डेटा है ना, अब ग्रुप डेटा में तो टेंशन है नहीं, ये अनग्रुप डेटा है। इसका एवरेज निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? सबको ऐड कर देंगे, और कितना से 10 बच्चे हैं तो 10 से डिवाइड कर देंगे। ऐड करो तो कितना हो रहा है? 5 7 12 3 15 3 18 25 30 38 41 48 हो गया, है ना? 8 2 10 13 14 15 19 21 22 25 26, ये हो रहा है, देखो तो 268. हाँ, Yes. है ना? 268 को डिवाइड किया 10 से तो कितना आया? 26.8, 26.8. है ना? तो ये है हमारा एवरेज मार्क्स, ठीक है? और ये किस तरह का डेटा का एवरेज मार्क्स निकाला तुमने? अनग्रुप्ड डेटा का। यानी अनग्रुप्ड डेटा का एवरेज मार्क्स कैसे निकालते हैं? सारे ऑब्जर्वेशन को ऐड कर देंगे और उसको डिवाइड कर देंगे कितना से? Total number of observation. Total number of
टोटल नंबर ऑफ जनरेशन। ये कब पढ़ा? क्लास 9 में और 8 में, है ना? 8 9 में हमने ये खासकर पढ़ा था, 9 में पढ़ा, ठीक है। लेकिन सवाल उठता है कि अगर डेटा ग्रुप्ड हो जाए तो, है ना? ये वाला तुम कर लोगे, हम ये हो चुका है। इसी को देखो, अच्छा पढ़ने का तरीका बता देता हूं। अभी मैंने जो सॉल्व किया ना, इसको मैंने ऐसे ही लिखा है, तो ध्यान से सुनो। लिखने का तरीका बता रहा हूं क्या है, हालांकि तुम कुछ अलग नहीं कर रहे हो। ये जो एक्स बार है ना, ये बताता है मीन। इसका मतलब क्या है? मीन, है ना? तो मीन को ऐसे करके लिखते हैं ये लोग, एक्स बार से, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, x1 x2 x3 क्या है? ये सब डेटा है, सेट ऑफ डेटा है, तो उसने ऐसे लिख दिया, है ना? ऊपर में जो भी सेट ऑफ डेटा था, सम ऑफ सेट ऑफ डेटा, x1 प्लस x2 प्लस x3 ऐसे करके अपना लिखा, जितने भी डेटा होंगे, और डिवाइड कर दिया n से, तो n क्या हो गया? नंबर ऑफ डेटा, है ना? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब फॉर्मूला को लिखते कैसे है, तो देखो ध्यान से। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? सबको ये याद हो गया कि सर इसका मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 एंड सो ऑन प्लस xn तक जाएगा सर, ठीक है। और आपका n तक गया है, इसलिए n नंबर ऑफ डेटा हो गया, इसलिए आप ऐसे लिखो। हम बोले बिल्कुल ऐसे लिखो। अब इसी को शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, अभी सिखा दे रहा हूं ताकि याद रहे। इसको तुम एज इट इज लिखो, है ना? ये जो तुम दिख रहे हो ना, ये होता है सिग्मा, है ना? सिग्मा। और इसको हम पढ़ेंगे समेशन। समेशन मतलब होता है टोटल, है ना? तो समेशन पढ़ रहे हो या सिग्मा पढ़ो, जो मर्जी पढ़ना, लेकिन टोटल मत पढ़ना, है ना? तो समेशन का मतलब बता दिए कि टोटल, है ना? सम टोटल होता है ना। अब ऐसा वाला साइन दे दिए, इसका मतलब क्या हुआ? हम टोटल कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं? टोटल एक्स को, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक गई है बताओ? देखोगे 1 से x1 लेकर to कहां तक xn. गया? n तक। तो 1 नीचे लिख दो और n नीचे लिख दो, ठीक है। यहां तक लिख लिया। अब n और 1 ये सब क्या है? x का डेटा है ना। तो मान लो यहां पर मैं x i लिख दूं, है ना? तो मैं यहां पे लिख रहा हूं i इक्वल टू 1, ओ सॉरी, i इक्वल टू 1 लिख, i इक्वल टू 1, ठीक है। डिवाइडेड बाय क्या है? n। देखो अब पढ़ो क्या लिखा है। ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, दैट मींस ये शॉर्ट फॉर्म है किसका? 1 लिखा, i इक्वल टू 1 ऐसे लिखा, और यहां पर xi लिखा। इसका मतलब कि x1 प्लस x2 प्लस x3 कहां तक ऐड हो रहा है? 10xn. तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, यानी इस चीज को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा है। और हमको दोनों आना चाहिए, कभी ऐसे लिख दे तो ऐसे लिखने आना चाहिए, ऐसे लिख दे तो ऐसे लिखना आना चाहिए। एग्जाम में कौन सा लिखेंगे? अच्छा तो ये होता है, सब अच्छा होता है। तुमको जो जल्दी एग्जाम में आ जाए लिख देना, लेकिन क्लास 10th के बाद जब 11th 12th में पढ़ोगे तो ये सब खूब पढ़ना है, खूब इतना पढ़ना है कि तुमको ये सब समझना आना चाहिए। अभी नहीं सर ये वाला और एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ मैं कर दे रहा हूँ। देखो मान लो कि किसी ने मुझे बोला कि सर आपके पास 4-5 डेटा है ना? मैंने बोला कौन कौन सा डेटा है? बोला सर आपने x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, है ना? इस डेटा को सर आप शॉर्ट में लिखिए, है ना? टोटल करके। मैंने बोला अच्छा टोटल करके शॉर्ट में लिखना है, तो कैसे लिखना है? तो मैंने पहले एक ये दिया सिग्मा, है ना? सिग्मा मतलब समेशन, ठीक है, कर दिए। उसके बाद हम बोले एक्स वाला है ना, तो एक्स लिख दिए और आई लिखा दिए। आई मतलब हो गया कि हमारा चेंज होता रहेगा। अब आई की वैल्यू कहां से लेंगे? देखो कहां से स्टार्ट है हमारा? 1 से, तो 1 लगती है। और हमारा आई कितना तक गया है मैक्सिमम? n तक। n नहीं गया है, ये वाला क्वेश्चन में सिर्फ 5 तक ही गया है। 5 तक, हाँ। हाँ ठीक है। अब तुमने इसको ऐसे लिखा, अब मैं इसको छुपा लूं और किसी को बोलूं कि एक्सपेंशन फॉर्म में लिखिए, तो बोलेगा ओ एक्सपेंशन में लिखना है। देखिए सर आपने xi लिखा है, तो मैं यहाँ xi लिख देता हूँ। और आपने बोला i का वैल्यू 1 से 5 तक लेना है, तो 1 ले लिया, फिर 2 ले लिया, फिर 3 ले लिया, फिर 4 ले लिया और फिर 5 ले लिया। मैंने बोला 5 तक ही लिखिए। बोला सर आप तो अपर ये लिमिट हमको दे चुके हो ना, हम सिर्फ 5 तक जा सकते हैं। लिख दिए।
अब आया समझ में? यस सर। थोड़ा थोड़ा आया या समझ में आ गया? बस अभी समझाने की, है ना? सर So नहीं what is आया। xi? xi मतलब क्या हुआ कि वो वेरिएबल है जो चेंज हो रहा है। डेटा, जो भी डेटा है, जैसे मान लो ना सेट ऑफ डेटा है, वो जस्ट अ सेट ऑफ डेटा, है ना? Okay. तो डिफरेंट सेट ऑफ डेटा है xi, तो i की वैल्यू चेंज हो रही है अकॉर्डिंग टू द डेटा। ओके, चलो वे ये बस समझाने के लिए था, समझ लेंगे, थोड़ा सा लिख लेंगे शॉर्ट फॉर्म में, बस अभी आएगा, थोड़ा वेट करो। चलो, हाँ ये आया, तो इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और है। अब ध्यान से सुनो, हमारा एवरेज का फॉर्मूला क्या है? एवरेज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय, जल्दी जल्दी बोलो, total number of observations. टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या लिखना है? सम लिखना था ना? हाँ, Sum. सम लिखना था। हाँ, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ Total. ऑब्जर्वेशन, है ना? यही लॉजिक है। ओके, ये क्वेश्चन है। अब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या हुआ? ध्यान से सुनो, यहां पर 40 मार्क्स कितने बच्चों को आया है? 10। 10। तो यहां पर टोटल कितना हो गया? अगर टोटल मार्क्स यहां पे काउंट करो तो 40 इंटू 10 400 मार्क्स हो गए ना? मुझे सारे मार्क्स Yes, ऐड sir. करने हैं जितने आए हैं मार्केट में, मतलब सॉरी क्लास में। तो 40 इंटू 10 लिखूंगा, क्योंकि ये मेरा टोटल मार्क्स हुआ उस पर्टिकुलर ग्रुप का, है ना? ये 40 बच्चों का, ठीक है? उसी तरह अगला 60 मार्क्स कितने बच्चों को आया है? 20. 20। 20। तो 60 को 20 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर आगे देखना। फिर 80 कितने बच्चों को आया है? 25. 25। 25। और फिर उसी तरह 90 आया है 10 बच्चों को, और फिर आया है 100 15 बच्चों को। 15. और सबको डिवाइड कर देंगे कितना से? जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, 10 20 25 30 Okay. 15, है ना? कितना हो गया? 80, sir. Sir, 80. 80। हाँ 80, है ना? अब कुछ लोग बोले सर आप मल्टीप्लाई क्यों किया, हमको नहीं समझ में आया। पूछ सकते हो ना, यू कैन आस्क मी। देखो, सामने वाला इस टेबल को दूसरे तरीके से भी बना सकता था। बोलता मार्क्स ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट में, वो इस 40 को 40 बार लिख दे, सॉरी 10 बार लिख देता। तुमको अच्छा लगता है? तुम सामने वाले को नहीं, कोई तुमको ऐसे करके 40 बार 40 ऐसे ऐसे करके लिख के दे, कितना हो गया? 3 3 6 2 8, है ना? तो जब 40 तुमको 10 बार कोई ऐसे लिख करके दे दो, तुम क्या बोलोगे उसको? समझदार आदमी बोलोगे, तुमको गुस्सा आएगा ना? क्या लिखे हो ये, है? तुम उसको Yes, बोलोगे sir. शॉर्ट में नहीं लिख सकते 40 इंटू 10? कैन यू राइट इट लाइक दिस? मल्टीप्लीकेशन इज व्हाट? रिपीटेड एडिशन। रिपीटेड एडिशन को मल्टीप्लीकेशन बोलते Yes, हैं, sir. है ना? तो कहने का मतलब है, अब मैं सबको अलग अलग ऐड करता, ये 10 बच्चों का मार्क्स हो गया, सबको ऐड करता तो 400 आता, या मैं इसको मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं तो भी 400 आ रहा है। मुझे सबके मार्क्स को बस ऐड करना है। तो 40 नंबर 10 बच्चों को आया है, तो 40 40 40 40 करके मैं 10 बार ऐड करने से अच्छा नहीं है कि मैं मल्टीप्लाई करके बता दूं कि देखो 400 मार्क्स आया आपको, है टोटल। इन बच्चों के, इन 10 बच्चों के 40 मार्क्स 400 मार्क्स है, फिर इन 20 बच्चों के इतने मार्क्स, समझे? तो ये मल्टीप्लीकेशन क्यों करते हैं, है ना? क्योंकि तुम भी सामने वाले को बेवकूफ बताओ। कोई तुमको 40 10 टाइम्स लिख करके आ जाए तो तुम बोलोगे क्या बेवकूफी है, इसको 10 बार मल्टीप्लाई कर दो। सेम चीज वही कर रहे हैं। ओके, तो चलो इस क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं फटाक से। तो हो गया 400 प्लस 1200 प्लस 2000 प्लस 900 प्लस 1500। चेक कर लेना अगर थोड़ी गलती हो कैलकुलेशन में, मैं बताइए कितना गलती होता है कैलकुलेशन। 6,000. हाँ, तो 6,000. कितना हो गया? ओके ओके, 6,000 by 2400 4400, हाँ 6000 बाय 80 काट लो,
4518.75। अच्छा सर मुझे मैंने 750 ऐड गलत किया है क्या? 75. 29 3400 46 5000 ना? नो सर 6000 ही है। अच्छा 6000 ही है, रुको मैं ऐड कर लूँ। 2900, हाँ हाँ 4400 60 ये 5600, हाँ 6000 हो गए। अच्छा तुम लोग वो बता रहे हो मुझे, हाँ 880। 75, sir. 75 आंसर। अच्छा टोटल 75 है नीचे। नो सर No, sir, answer is 75. अच्छा आंसर 75। अरे मैं कर तो रहा था, तुम लोग ना ये लो ठीक है, मैं वही तो कर रहा था 4 2 जा फिर, और यहाँ पे हो गया 150, हाँ 75 ठीक है। तो 75 मार्क्स एवरेज है जो भी क्लास है उस पर। समझ में आ गया कैसे निकला और क्यों मल्टीप्लाई किए? ठीक है चलो अब देखो, यही काम हम लोगों ने क्या किया, इसको शॉर्ट में लिखा। तो शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, यहां पर फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई किए डेटा से। ये हमारा था ना, जैसे ये हमारा, ये सब हमारा क्या है, एक्स आई है, ये एक्स आई है और ये एफ है। तो तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई करती है तो क्या आया, 400, फिर 1200, फिर 2000, फिर 900, फिर 1500, और फिर सबको ऐड करके क्या किए, है ना, ऐड कर दिए सबको, और फिर डिवाइड कर दिए जो भी फ्रीक्वेंसी था, इसको ऐड किए इसके साथ, है ना, सब ऐड कर दिए तो टोटल फ्रीक्वेंसी आ गया। शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, ये जो मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं तो एफ आई एक्स आई, इसका मतलब क्या हो गया कि आप, है ना, समेशन ऑफ, मान लो यहां से स्टार्ट किए, तो यहां से मतलब क्या हुआ कि f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 प्लस f4 x4, ये सब डेटा आप लिखिए और उसको डिवाइड कर दीजिएगा टोटल फ्रीक्वेंसी से, f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4 से। अब बोलोगे सर f1 f2 x1 क्या है, तो देखो ना, मान लो ना कि तुम्हारा ये x1 हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा x1 हो गया, और ये तुम्हारा f1 हो गया। तो क्या मिल गया, x1 f1 कितना मिल गया तुमको, 400। फिर ये तुम्हारा x2 हो गया, मतलब x2 मतलब सेकंड डेटा, फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड डेटा, ये ऐसे लिख दिए, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ये तुम्हारा x3 हो गया, ये f3 हो गया, ये x4 हो गया, f4 हो गया, f5 हो गया, f5 हो गया। तो इसको शॉर्ट में लिख सकते थे, है ना, ये तरीका से, और फिर डिवाइड कर देंगे। तो देखो नीचे भी फ्रीक्वेंसी ऐड हो रहा है, so in short, I can write mean. This is the average equal to what? Summation of xi fi divided by summation of fi. नीचे summation का मतलब क्या हुआ, ये देखो ना, इसको शॉर्ट में लिख सकते हो, summation of fi फ्रीक्वेंसी f1 f2 f3, Yes. शॉर्ट में लिखने का तरीका है। Yes, sir. हाँ चलो अब आता है क्लास 10th। तुमने देखा अभी अनग्रुप्ड डेटा का हम मीन निकाल रहे थे, जो हमने क्लास 9 में पूछा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि क्लास इंटरवल वाले क्वेश्चन का मीन कैसे निकालने, है कि नहीं, यही पढ़ना है हम लोगों को क्लास 10th में, समझे। तो क्लास 10th में बेसिकली मीन किस क्वेश्चन का निकालने आएगा, जिसका ग्रुप डेटा है, मतलब क्लास इंटरवल वाले क्वेश्चन में, ठीक है ना। देखो मैं चाहता तो डायरेक्ट तुमको यहीं पहुंचा देता, तुम मेरे हर स्लाइड में मेरी सोच को देख सकते हो, है ना, मैंने कितना सोचा होगा, ये कहीं तो कॉपी पेस्ट तो हुआ नहीं, है ना, तुम शायद ही कहीं पे ऐसा स्लाइड देखे होगे, है कि नहीं। मैं कितना रिलेट कर पा रहा हूँ कि अच्छा सोचो दिन भर बैठ के, तुमको पता है ना, कई बार तुम लोग को इस चीज में बता चुका हूँ, मैं जब एक बार बैठता हूँ ना तो 8-10 घंटे भी बीत जाते हैं मेरे, मेरा लैपटॉप पे आंख दर्द करने लगता है, मैं फिर भी नहीं छोड़ता हूँ, मैं 5 मिनट 10 मिनट का भी ब्रेक नहीं ले सकता हूँ, पता है क्यों, ऐसा मैं हो चुका है, 4-4 घंटे 3-3 घंटे 5-5 घंटे मैंने लगातार लैपटॉप पे काम किया है। रीजन, एक स्टोरी चल रही होती है मेरे माइंड में, है ना, अच्छा इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। अब जाहिर सी बात है अगर मैं ब्रेक लूंगा तो वो स्टोरी क्या होगा, समझ गए ना। तो कहने का मतलब है अगर मैंने एक स्टोरी बनाई है, हाँ ये हो सकता है कि मीन का स्टोरी खत्म हो गया तो मीडियम के लिए हमको पहले से प्लॉट मिला हुआ है, लेकिन जब तक मीन खत्म नहीं होगा मैं मीन को छोड़ नहीं सकता, समझ गए ना, क्योंकि मीडियन को मैं प्लॉट कैसे बनाऊंगा, जैसे मैंने मीन बनाया वैसे मीडियन का स्लाइड बना दूंगा। लेकिन इसीलिए तो तुम लोगों को भी यही करना है, जब मीन लेके बैठो तो पूरा मीन खत्म कर दिए, तब जाके बात बने पढ़ाई में, ठीक है। तो चलो, तो ये मीन मीन के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, ये हम लोग को कब पढ़ना है, क्लास
10th में। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करें हम लोग मीन को पढ़ना। Yes, sir. चलो हाँ, तो चलो अब let's learn how to calculate the mean, median and mode for group data one by one. ओके, तो अब चलो जल्दी से लिख लो, ये 3 मेथड है जो हम लोगों को सॉल्व करने हैं। अब किसी भी मेथड से जाएंगे आंसर सेम आएगा, मीन निकालेंगे सेम। तो लिख लो जल्दी से, मीन फॉर अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में 3 चीजें आएगी। एक डायरेक्ट मेथड जो बहुत आसान और इजी मेथड है, दूसरा है हमारा अज्यूम्ड मीन मेथड, जिसका ही दूसरा नाम है शॉर्टकट मेथड और डेविएशन मेथड। ये तीनों एक ही आदमी के 3 नाम है, ठीक है। एंड द लास्ट है स्टेप डेविएशन मेथड, है ना। तो याद रख लो, शॉर्टकट मेथड, फिर अज्यूम्ड मीन मेथड, शॉर्टकट मेथड, है ना। पहले डायरेक्ट मेथड है, फिर है अज्यूम्ड मीन मेथड, शॉर्टकट मेथड, डेविएशन मेथड। ये तीनों एक ही आदमी के नाम है। और फिर तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड। देखो, जब तक बोला ना गया हो कि भाई इसी पर्टिकुलर मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना है, तब तक तुम्हारे पास पूरी आजादी है। तुम चाहो तो डायरेक्ट मेथड यूज कर लो, तुम चाहो तो अज्यूम्ड मीन मेथड यूज कर लो, या तुम चाहो तो स्टेप डेविएशन मेथड यूज कर लो, है ना। तुम किसी भी मेथड से सॉल्व करोगे, है ना, द फाइनल आंसर रिमेन्स द सेम। तो मैंने लिख दिया है पीछे नीचे में, प्लीज नोट दैट नो मैटर which method we use, the final answers remains the same for all the 3 methods. समझ में आया, है ना। Yes, sir. हाँ, मान लो कहीं मुझे मॉल जाना है, तो रास्ता में कोई भी लो, मॉल थोड़ी चेंज हो जाएगा, मॉल तो वही रहेगा, सिंपल है। चलो, तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग करके है डायरेक्ट मेथड, है ना। इस स्लाइड को इतने अच्छे से बनाया गया है ना, हर चीज के बाद आगे क्या आएगा तुम्हारे दिमाग में सब आ जाएगा। तो लिखो डायरेक्ट मेथड, स्टेप्स मत लिखो अभी, है ना, मैं समझाता हूँ स्टेप्स, फिर लिखेंगे हम लोग स्टेप्स। तो पहले डायरेक्ट मेथड है, एक क्वेश्चन लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, और फिर हमको मजा आएगा डायरेक्ट मेथड, ठीक है। लेट अस डू दिस। क्वेश्चन क्या है ना, अभी देखो पहले क्वेश्चन, फिर हम आएंगे पीछे वाले स्लाइड में। यूजिंग डायरेक्ट मेथड फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में दिखेगा, या तुम्हारे स्कूल के बुक में दिखेगा, या कहीं भी दिखेगा। क्वेश्चन देखना सीख गए कि हाँ ऐसे क्वेश्चन आता है, और भी लिख भी दिया है कि डायरेक्ट मेथड यूज करना है। तो द फर्स्ट स्टेप इज टू प्रिपेयर अ टेबल। वो टेबल किस तरह का बनेगा, इस तरह का, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि तुम क्वेश्चन ना लिखो, तुम बस ये टेबल बनाओ अभी में हमारे साथ में, है ना। बस टेबल बनाओ, क्वेश्चन वैश्चन तो तुम्हारे पास होगा ही, अभी मैं स्लाइड भेज ही दूंगा, कहां क्वेश्चन वैश्चन लिखते चलोगे, सीखेंगे हम लोग बस। संडे का क्लास बहुत लेंथी तो नहीं हो जा रहा है ना, 2 घंटे तुम लोग झेल ले रहे हो ना। नो Yes, सर, sir. कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तुम भी जानते हो ना, देखो ये सब चैप्टर में कितना डिटेलिंग में हमको जाना पड़ता है, तुम देख रहे हो ना कितना। लेकिन ये सोचो, Yes, sir. अगर हम लोग प्रॉपर ढंग से पढ़ लिए ना 2-4 महीना, कोई टिकेगा हम लोग के सामने? इतना डिटेल में कौन पढ़ा होगा स्टैटिस्टिक्स, हमको ये बताओ, है। 9-10 को कंपेयर करते हुए पढ़ रहे हैं, तुम्हारे क्लास में कभी ऐसे बताया जाएगा? नहीं बताया, possible नहीं बताएगा। सर हाँ, सर सेकंड संडे को किस चीज का मतलब क्या हुआ था? प्रोबेबिलिटी हुआ था, हमारा प्रोबेबिलिटी खत्म हो गया। और अगर तुम्हारा प्रोबेबिलिटी मिस हो रहा है ना, तो तुम संडे को 9th में प्रोबेबिलिटी चल रहा है, उसमें भी पढ़ लो। 9th वाले को मैं यही पढ़ा दे रहा हूँ, मैं एडवांस मैथ 9th और 10th में सेम पढ़ाता हूँ, तो तुम लोग उसमें भी ज्वाइन कर सकते हो। मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स, ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री, ये चारों चैप्टर मेरा 9th और 10th दोनों में सेम चलता है।
सर तो आज होगा प्रोबेबिलिटी का। आज अच्छा सुनो ना, तुम्हारा प्रोबेबिलिटी अगर छूट गया ना तो आज हम प्रोबेबिलिटी की है उसका रिकॉर्डिंग हम तुमको भेजेंगे, बढ़िया रिकॉर्ड हुआ है। किसी का प्रोबेबिलिटी Yes, खराब sir. है ना तो आज, हाँ ग्रुप में भेज दीजिएगा। हाँ मैं भेज दूंगा। अच्छा चलो ये करो, क्लास इंटर ये टेबल बना लिए सब लोग, ये वाला है ना? यस सर। अब अगला है कि जैसे बना लिए, अब हमको सेकंड वाला जो कॉलम है उसमें लिखना है क्लास मार्क। ठीक है, पहले वाले में तो क्लास इंटरवल है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, छाप दिए ऐसे करके, फिर क्लास मार्क। अब क्लास मार्क तुमको निकालना सिखा दिए है ना, कि दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है, यही होता है ना क्लास मार्क। तो कितना हो गया 50 डिवाइड बाई 25। अरे अभी अभी सिखाया ना क्लास मार्क, भूल मत जाना, Yes, yes, सिखाया यस कि सर, नहीं? Yes, sir. 25, 25. 25, 45, हाँ अगला 55, आएगा 65, 35, 75, 45, 55 55, 65, 75. और 75। यस सर, क्लियर है ना? Yes, Yes, sir. sir. यस सर, हाँ क्लास मार्क निकल गया। सबकी फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, छेड़छाड़ नहीं करना, सबका लिख लो। इसका फ्रीक्वेंसी कितना था 10, 6, 8, 12, 5 और 9। टोटल ऐड करो तो कितना हो रहा है? देखो यहाँ पे मैंने नीचे में क्या लिखा है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये समेशन का इसका मतलब क्या होता है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। चलो तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना हुआ, ऐड कर दो सबको। 50, 50. 50। ओके Yes, sir. चलो लिख दिए 50। चलो अब लास्ट वाला कॉलम क्या है, एफ आई इंटू एक्स आई, मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देना है। लिखते जाओ। 250. तो दिस इज 250, देन 210. 210, फिर 360, ओके, देन फिर 660, 660। ओके यस सर, फिर 325, 325. ओके फिर 675, ओके, देन समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई, मतलब ये जो भी किए हो सबको क्या करना है, ऐड करना है, ऐड करके लिखो। टू 480, 4 2480, 2480। Yes, sir. यस सर, ओके, फिर लास्ट में मीन का फॉर्मूला। फॉर्मूला ऐसा होता है, देख लो सब लोग, एक्स मीन, इसको बोलते हैं एक्स मीन, है ना, इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई, या एफ आई एक्स आई दोनों सेम ही है, कोई बात नहीं, डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ आई। देखो तो कितना आया है, समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई कितना आया है 2480। 2480 by 50. समेशन ऑफ एफ आई कितना आया है 50। कैलकुलेट कर लेना। वैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई करते तो ज्यादा बढ़िया था, है ना? वो 49.6, 49.6 49.6. हो गया हमारा आंसर तैयार, है ना? देखिए तो सर अब ये वाला हाँ, सर ये वाला फॉर्मूला बस ये ग्रुप डाटा के लिए ही होगा ना? हाँ ग्रुप डेटा के लिए ही होगा। नहीं ग्रुप डेटा के लिए क्या, उस वाले अनग्रुप डेटा का भी तो करके दिखाए थे फॉर्मूला। मतलब देखो यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं किसको, एक्स आई एफ आई, मतलब क्या कि वहां पर, अरे इस क्वेश्चन को पिछले वाला क्वेश्चन से रिलेट कर रहे हैं ना, फॉर्मूला लिखने का तरीका है वो, लेकिन प्रोसेस तुमको ग्रुप डेटा के लिए ऐसे फॉलो, जैसे क्लास मार्क निकालोगे ना, तो क्लास मार्क निकालना है सिर्फ ग्रुप डेटा के लिए,
समझ गए ना? कंफ्यूज मत हो, पिछले वाला क्वेश्चन अभी मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना? कभी कभी ओके, तो पहले एक बार स्टेप रिपीट कर लेते हैं। पहला स्टेप क्या है? टेबल बना लो, है ना? दूसरा उसके बाद क्लास मार्क निकाल लो, फ्रीक्वेंसी लिख लो, और फिर थर्ड स्टेप क्या है? फ्रीक्वेंसी और ये सब मल्टीप्लाई कर लो, सबका समेशन निकाल लो और लास्ट में फॉर्मूला पे पुट कर दो। तो क्या ये वाला जो स्टेप्स है, ये सारा स्टेप समझ लोगे, है ना? Yes, बैठ sir. के लिख लेना कॉपी में। हम क्वेश्चन कर लेते हैं एक और, बेस्ट रहेगा। चलो लेट अस डू दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो, लिखो मत, देख लिया क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को Yes, देखने के बाद एक चीज समझ में आया कि ये डेटा कौन सा फॉर्म में है, इंक्लूसिव में है कि एक्सक्लूसिव में? इंक्लूसिव। इंक्लूसिव। हाँ, और inclusive, जब भी इंक्लूसिव डेटा था तो उसको हम किस चीज में तुमको बदलने बोले हैं? एक्सक्लूसिव। 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 पहला काम तो यही करना पड़ेगा कि इंक्लूसिव डेटा को एक्सक्लूसिव डेटा में बदलना पड़ेगा। देखो मैंने बदल के रखा हुआ है, कैसे बदला है देख लोगे? मुझे ये so स्लाइड नहीं subtracting दिखाना। 0.5 from look. पता चला ना? Lower एडजस्टमेंट limit. फैक्टर को क्या करना है? लोअर लिमिट में माइनस करना है, अपर लिमिट में ऐड करते जाना है। 0.5 हुआ ना सब में? Yes, sir. ये काम कर लोगे ना, नहीं करोगे तो फिर हम करवाना पड़ेगा। पता चला कि तुम इधर उधर कर दिए तो दिक्कत है। कर लेंगे। हाँ, उसके बाद लास्ट क्या बचा? क्लास मार्क निकालना, फ्रीक्वेंसी निकालना और फिर डिवाइड करके देख लेना। क्लियर है? तो दिस इज योर होमवर्क, है ना? स्लाइड में देख लेना, भर लेना। तुमको इससे बढ़िया स्लाइड्स कहीं नहीं मिलेगा, प्रॉपर ढंग से। इससे बढ़िया नोट्स कहीं नहीं मिलेगा। बढ़िया से बना लेना, पूरा छाप लेना अपने कॉपी में। तुम चाहो तो इसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो, इट गुड फॉर प्रिंट आउट, है ना? कितने पेज है? 176 पेज है। 176 में नहीं, शुरू रुको, मैं ना एक काम अभी करने वाला हूँ कि जितने चैप्टर्स के थ्योरेटिकल पार्ट है ना, उसको एक कंबाइन करके बना दूंगा, उसका प्रिंट आउट तुम निकलवा लेना। बाकी Yes, sir. क्वेश्चन चलो ये वाला क्वेश्चन पढ़ो। The following table gives the lifetime of 100 electric bulbs. From this table, construct the frequency distribution table and hence find mean lifetime of these bulbs using direct method. Okay? सुनो, अब यहां पर जो तरीका है डेटा लिखने का वो कुछ अलग है बहुत, है ना? अभी तक तुमने देखा नहीं, लेकिन तुमको आना चाहिए, है ना? एक ग्राफ होता है, ओजिव ग्राफ, है ना? तुमने पढ़ा है 9th में ना, और हम पढ़ेंगे 10th में भी, मैं बताने वाला हूँ, उसका टेंशन मत लो। तो कहने का मतलब है उसमें ये सब चीज बहुत होता है, और जो बच्चे आईसीएसई बोर्ड में अगर वो अपने बुक्स देखेंगे तो वो और भी है। हम लोग थोड़ा स्टैटिस्टिक्स को और भी डिटेल में पढ़ेंगे, सिलेबस के बाहर भी थोड़ा थोड़ा जाएंगे, ठीक है? डोंट वरी। तो अगर हमको पहले कभी इस तरह का डेटा दे दे तो हम पहले इसको कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, अब कैसे कन्वर्ट करेंगे चलो चेक करते हैं। सर सबसे 0 पहले to 50, 50 लेस to देन 100 50 ऐसे? कितना है? 50 to 100 ऐसे 0 to 50। 50 हाँ, क्या हम इसको 0 से 50 तक लिख सकते हैं? और कितने लोग हैं? 7, 7। 7 ठीक है? अब हम 50 का क्लास इंटरवल बना रहे हैं ना, क्लास साइज हम 50 रख रहे हैं, तो अगला हमें क्या रख सकते हैं? 50 से 50 to 100। 100। 50 to 100. अब 50 to 100 क्या 21 रखोगे? नो सर, 21 No, + sir. 7 रखेंगे। अच्छा, और ऐड कर दोगे? लेकिन सर लेस देन 100 में तो 50 से लेस देन वाले भी सारे आ जाएंगे। हाँ, सर यस सर। होगा तो फिर 14। माइनस करेंगे इसमें ना सर, क्योंकि 7 तो हम पहले से ले चुके हैं। हाँ, बहुत अच्छा। तो क्या हम यहाँ पे 21 माइनस 14 यानी सिर्फ, सॉरी 14 बोल रहे हैं, -7। -7 7. हाँ, 7 इक्वल टू 14 ही लिखेंगे। अब कुछ लोग बोले सर हमको समझ में Yes, नहीं sir. आया। देखो बेटा, यस सर। ये डेटा को ऐसे पढ़ो। अगर तुम इधर उधर करके पढ़ोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इस डेटा को पढ़ने का तरीका देखो। आपके पास ऐसे कितने बल्ब हैं जिसका लाइफ लाइन 100 आवर्स से नीचे है? तो तुम बोलोगे सर 21, ठीक है? याद रखना 100 आवर्स से नीचे है या 100 डेज से नीचे है। तो
उसमें ये वाला भी तो इंक्लूड होगा ना, क्योंकि लेस देन 50 वाला भी तो लेस देन 100 के अंदर आता है ना। तो आप जब आप ये काउंट कर रहे हो तो ये भी आ गया होगा उसके अंदर ही, तो इसको निकालो ना बाहर। तो 50 से अगर 0 से 50 तक आपको 7 काउंट हो चुका है, तो 0 से 100 तक में आप 21 कैसे लोगे? उसमें ये 7 आप पहले ही ले चुके हो, तो बचेगा कौन? 50 से 100 वाला। तो वाइरस कर देना, तो ज्यादा कंफ्यूज मत करो, 14 हो गया। ठीक है, अब 100 से 50 तक कितना हो गया? 150 तक। अब 150 तक कितना है? 150 तक 52 है, और उसमें हम लोग 21 पहले ही ले चुके हैं। ये वाला टोटल 21 ले और चुके हो ना? 70। यस सर। 21 टोटल ले चुके हो। सॉरी, यहाँ पे 14 लिखो ना। ओहो, हाँ 14 लिख दिए। 14 ले चुके हो, टोटल 21। यानी देखो यहाँ तक 21 आ चुका है, तो यहाँ तक बचेगा कौन? सिर्फ 31 ही ना। 31. यस सर। हाँ, फिर 150 से लेकर के 200, तो यहां तक हम 52 ले चुके हैं, और यहाँ से बीच में क्या बच जाएगा? 79 माइनस 52 27। 27. हाँ, नींद आ रहा है बहुतों को। और 91 में 79 माइनस किए तो 12, और लास्ट में 250 से 300 तक क्या बन गया? 9। चेक करो, 9. सही है? Yes sir. हाँ, और तुम ऐड करके भी चेक कर सकते हो। ये सबको ऐड करोगे ना, इक्वल टू 100 ही आएगा। चेक कर लो, 100 बल्ब है ना, 100 तक आएगा। ऐड करके चेक करो तो नंबर ऑफ बल्ब चेक करना, बराबर आ रहा है। यस एक सर। बार ये 100 सबको है। ऐड करो, क्या ये 100 इक्वल sir. टू आ रहा है? सर 100 ही है। यस सर। आ रहा है ना? तो एकदम हमारा सही हो गया। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा, तो पहले तो हमको ये वाला टेबल बनाना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पहुंच जाएंगे और फिर सॉल्व कर देंगे, है ना? तो चलो, फिर अगला काम क्या है? क्लास मार्क निकालना, फ्रीक्वेंसी निकालना, और फिर फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क का वो निकालना। क्लियर हो जाएगा? मैं होमवर्क दे दूं? सर Yes तो sir. इसमें 2 टेबल बनाने की जरूरत है। एक तो कन्वर्ट करना नहीं, डायरेक्ट बना दो, क्या दिक्कत है? ओके सर। देखो, जब मैंने ये वाला स्लाइड बनाया, तो पहले मैं तुमको समझाना चाहता था, इसीलिए मैंने तुमको समझाया, है ना? लेकिन तुमको तो नहीं समझाना है ना, तुम डायरेक्ट बना दो। क्लियर ओके है ना? सर। हाँ, लेकिन फ्रीक्वेंसी लिखते टाइम फिर ध्यान रखना, जैसे इसमें 7 लिखोगे, 14 लिखोगे, इसमें कितना था? 31, और फिर कितना था? 27, 27 12 9। 12 और 9, तो ये लिखना प्रॉपर, है ना? उसके बाद क्लास मार्क प्रॉपर आराम से। ठीक है, तो ये होमवर्क कर दे। अरे ये वाला होमवर्क कर देना, कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। No, sir. चलो, अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब मान लो फिगर बेस्ड क्वेश्चन आ गया, फिगर दिया हुआ है, और फिर कैसे इंटरैक्ट करेंगे? तो देखो ध्यान से, सारे जो हिस्टोग्राम है ना, ये हिस्टोग्राम है, और ये क्वेश्चन 1996 में पूछा था। ठीक है ना? सोचो मैं कहां तक जा चुका हूँ। तो 1996 में ये क्वेश्चन पूछा है, तो हम लोग को कैसे बनाना है? देखो, अब इस ग्राफ से हमको ये डेटा को रीड करना है। ठीक है जी, 10 से लेकर के 15 तक कितने हैं? तो यहाँ पे देखो तो फ्रीक्वेंसी कितने आ रहा है? 10। हाँ 10 10. मान लेते हैं। हाँ चलो 10 मान लेते हैं। आगे क्लियर नहीं है ना डेटा? थोड़ा थोड़ा नहीं है, सर वो 10 है, 10 है। और आगे दूसरा वाला 15 15 से 20 तक। 15. 15 वेरी गुड। उसके बाद 20 से 20 25 तक। 20। 20 फिर 20. 25 से 30 तक।
16 चलो मान लेते हैं 16 है। हालांकि फिगर क्लियर नहीं है, फिगर क्लियर होना चाहिए था। एक्चुअली मैंने इसको थोड़ा जूम किया ना, ये बहुत पुराने बुक में था और इसको मैंने इधर-उधर करने की कोशिश की, थोड़ा गड़बड़ हो गया। ओहो! मैं इस फिगर को चेंज करने की कोशिश करूँगा दोबारा, कोई बात नहीं। फिलहाल इसे रीड कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और नेक्स्ट है 30 से 35 15 ये 16 है और 5 5 ठीक है, सारा फ्रीक्वेंसी ऐड कर लो, कितना हो रहा है? सर 81 हाँ, ठीक है 81 ले लेते हैं और फिर बाकी काम तुम कर लोगे, क्लास मार्क निकालना और फिर मल्टीप्लाई करके लास्ट में मीन का फॉर्मूला लगा करके कर लेना, ठीक है? चलो, तो आज एक काम करते हैं ना, पहले तुम इतना आज थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा हमको ऐसा लगता है। बहुत थ्योरेटिकल हो गया है वो सारा, तो दिमाग के ऊपर Yes, नहीं sir. हाँ, तो एक काम करते हैं, आज हम लोग यहाँ तक खत्म कर लेते हैं। तो यहाँ अब तुम जाना अपना क्लास में जो नोट्स बनाना है, अलग से एक जो नोटबुक बना रहे हो ना एडवांस मैथ का, उसको प्रॉपर शुरू से लेके एंड तक 37 स्लाइड्स है तुम्हारे पास। प्रॉपर मैं एज़ इट इज़ तुमको भेज देता हूँ। तुम प्लीज़ आज के आज ये नोट्स और ये क्वेश्चन आज के आज ही कंप्लीट कर लो फ्रेश तरीके से। संडे है 1-2 घंटा मेहनत कर लो, कोई दिक्कत नहीं। है ना? ये साल बस संडे का दिक्कत है, अगले साल से तुम संडे एन्जॉय करना ना, तो थोड़ा-सा वेट कर लो और क्या। देखो मैं भी तो कर रहा हूँ ना, मैं भी तो अपना संडे सैक्रिफाइस कर रहा हूँ, तो तुम भी करो। ठीक है? तो थोड़ा-सा आज के आज ही हो जाए तो अच्छा है। सर 1996 में मेरे पापा 10th में थे वो। Yes, the same. हाँ, तो पापा को पूछना एक बार कि ये वाला क्वेश्चन आया है। सर रैशनल नंबर का कौन सा यूट्यूब वीडियो